Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस अर्थात ESDAR के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिक्स के बारे में बात करी थी और उसमें हम लोगों ने सब डिवाइडेड बार प्लॉट और पाई चार्ट के बारे में बात करी थी। तो सब डिवाइडेड बार चार्ट में तो आपने देखा था कि हम एक ही बार में उसके कई हिस्से कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें से अलग अलग तरीके के कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से पाई चार्ट में आपने क्या किया था कि पाई चार्ट में भी आपने एक सर्कल बनाया था और सर्कल के हिस्से कर दिए थे, राइट। और उस सर्कल के जो भी हमारे हिस्से होते हैं वो जो हमारे उन हिस्सों का एंगल होता है वो उस डेटा में जो डिफरेंट कैटेगरीज को डिनोट करता है और हर एक हिस्से की जो साइज होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। ओके, अब हम जरा से आपसे एक सवाल और पूछते हैं, ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या होता है। जैसे देखिए हमारे अगर हम XY एक्सिस पर अगर कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन 3 डायमेंशनल क्या होता है, हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो क्या है, 3 डायमेंशनल है। कि हम जो लंबाई है उसको भी देख सकते हैं, जो उसकी ऊंचाई है उसको भी देख सकते हैं और जो उसकी विड्थ है उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप ये बात मुझको देख करके नहीं समझ पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप उसको जो 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ अपना यहाँ पर एक्शन ऐसे करूँ या मैं ऐसे कुछ कर लूँ, मैं इसमें आपको नहीं लग रहा है कि आपको मेरे हाथ की डेप्थ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है? इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम जो भी कुछ अपने कंप्यूटर में बनाने की कोशिश करते हैं या अगर हम अपने कागज और पेन को लेकर के बनाने की कोशिश करते हैं वो तो 2 डायमेंशन ही है। लेकिन हम अपनी ड्राइंग के थ्रू हम उसमें एक 3 डायमेंशन का इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आर के अंदर भी हमारे बहुत सारे ग्राफिक ऐसे हैं जिसमें हम 3rd डायमेंशन का भी इफेक्ट दे सकते हैं। और 3rd डायमेंशन का इफेक्ट देने से फ़ायदा क्या होता है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमारे पास अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हम XY एक्सिस पर डिनोट कर देते हैं और अगर 3 वेरिएबल होते हैं तो हम उनको X, Y और Z एक्सिस पर इंडिकेट कर सकते हैं और इसी के थ्रू हम अपनी जो भी मैथमेटिक्स है हम उसकी एनालिसिस करते हैं, राइट। लेकिन अब यह सवाल आता है कि क्या इसी काम को हम आर में कर सकते हैं और उससे क्या मिलेगा हमको। देखिए हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल आपस में कॉरलेटेड होते हैं। जैसे हम कहें कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनका हाइट और वेट, आपने देखा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वेट भी आपस में बढ़ता जाता है। अगर मेरा बच्चा बिल्कुल सामान्य बच्चा है तो, लेकिन अगर हम 3 वेरिएबल लें, हाइट, वेट और एज, उन्हीं छोटे बच्चों का, तो क्या होगा, यह तीनों वेरिएबल भी तो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है उसकी बच्चे की हाइट भी बढ़ रही है, बच्चे का वेट भी बढ़ रहा है और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो उसकी उम्र भी बढ़ रही है, उसका वेट भी बढ़ रहा है। और अगर हम कहें कि उसका खाली वेट बढ़ रहा है तो उसके साथ में उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स मेरे पास है, तीनों वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई 2 वेरिएबल है और हम कहते हैं कि वो आपस में इंडिपेंडेंट है, अर्थात किसी एक वेरिएबल के बढ़ने या घटने से दूसरे वेरिएबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके,
तो हमारे पास जहाँ भी हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं और अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल्स तक को तो हम अपने 2 डायमेंशन की ड्राइंग में 3 डायमेंशन का एक इफेक्ट दे करके तब भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी तक कोई 4 डायमेंशन का कोई ऐसा ग्राफिक नहीं बन सकता है। और 4th डायमेंशन कैसी दिखेगी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ईश्वर ने मुझको खाली 3 डायमेंशन में देखने की ही सुविधा दी है। ओके, तो अब हम आर में अपने पाई डायग्राम को 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। और उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे 3 डायमेंशनल प्रोग्राम भी और भी होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे हम अपने 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ते जाएंगे, हम उसमें से फिर बाकी ग्राफिक्स की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना आपको बताने का जो मेरा ध्येय है कि आपने जैसे पाई डायग्राम किया है 2 डायमेंशन में, उसी को हम 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं। और उसके अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ग्राफिक्स से भी आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो उस डेटा के अंदर छुपी हुई है वो मिल सकती है। राइट, तो चलिए हम आज यहाँ पे 3 डायमेंशनल ग्राफिक की बात करते हैं, अपने 3 डायमेंशन डायग्राम की बात करते हैं, और हम खास तौर पे 3 डायमेंशन पाई डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद फिर हम हिस्टोग्राम की बात करेंगे। ओके, चलिए, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि आपको इस लेक्चर की स्लाइड कहाँ से मिलेंगी। वो आप हमारे होम पेज पे चले जाइए और वहाँ पर मैंने एक स्वयं प्रभा का लिंक बना दिया है। उस स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको अपने कोर्स का नाम मिल जाएगा और उसमें आप जब अंदर आएंगे तो आपको इस लेक्चर के साथ में बाकी लेक्चर के भी सारी स्लाइड्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अब सवाल खाली इतना बचा है कि हमारे होम एड्रेस का एड्रेस पता क्या है। राइट, तो हमारा होम पेज है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब क्या है? स्वयं प्रभा। ओके, और अगर आपको यहाँ से भी दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, और जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे आपके फ़ोन में बहुत सारे फ्री एप्लीकेशंस होंगे जहाँ से आप इसको स्कैन कर सकते हैं, तो वह आपको सीधा इस एड्रेस पर ले आएगा। ओके, और अगर आपको यहाँ से भी दिक्कत हो रही है तो आप इंटरनेट में किसी भी सर्च इंजन में चले जाइए और वहाँ पे जाकर के आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर दीजिए, IIT कानपुर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज वहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा और आप उस होम पेज के अंदर आके इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, अब हम जरा सा पहले एक छोटा सा यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का क्या मतलब होता है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आयत है, रेक्टेंगल। राइट, ये इसकी क्या है, लेंथ। इसको हाइट कह सकते हो, विड्थ कह सकते हो, कुछ भी कह दो, हाइट विड्थ कुछ भी कह दो आप इसको। राइट, अब हम जरा से देखिए इसी आयत को ऐसे बनाते हैं। राइट, और अगर चाहें तो आप यहाँ से भी आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको ये देखिए क्या लग रहा है, ये आपको कुछ 3 डायमेंशन टाइप की पिक्चर दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब आपने देखिए इसमें से ये नहीं ध्यान दिया कि मैंने इस पिक्चर को कैसे तैयार किया है। चलिए मैं फिर से बनाता हूँ इस पिक्चर को। अब मैं नीचे बनाता हूँ। ये देखिए मैंने एक लिया आयत और मैंने एक और आयत लिया। देखिए ये अब ये पार्ट इसके ऊपर आ रहा है तो इसको मैंने यहाँ चलिए छुपा दिया। आइए आप इसको दिखा भी सकते हो। और मैंने क्या किया, मैंने देखिए एक और मैंने आयत लिया। कौन सा आयत लिया, देखिए ये 1 2 3 4, इसकी देखिए 4 इसकी ये भुजाएं हैं। और उसी तरीके से अब देखिए अगर इस स्टेज पे आप देखिए तो आपको ऐसा नहीं लग रहा हुआ है कि ये आयत हमारा यहाँ से कुछ खुला हुआ है। आपको कुछ 3 डायमेंशन पिक्चर नहीं दिखाई पड़ रही है। राइट, जैसे कि आपने किसी डिब्बे को काट दिया है। अब मैंने क्या किया, और ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर छत नहीं बनी हुई है, तो छत बनाने के लिए देखिए मैंने इसमें इसके पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए आपको कुछ ऐसा बंद डिब्बा नहीं लग रहा है। और आप अगर इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डिब्बा आपका बंद हो गया। और अगर आप यहाँ पे एक आप ताला भी लटका दीजिए और इसके अंदर आप एक यहाँ पर एक आप चाय का कप और प्लेट आप रख दीजिए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डिब्बे के अंदर
चाय का कप और प्लेट रखा हुआ है, राइट। तो देखिए क्या किया मैंने, एक 2 डायमेंशनल पिक्चर को मैंने 3 डायमेंशनल पिक्चर में बदल दिया। और यही कार्य हम अपने ग्राफिक्स में भी कर सकते हैं। जो हम ग्राफिक 2 डायमेंशन में बनाते हैं आर सॉफ्टवेयर में, उसमें इसी तरह से थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगा करके कैसे हम उस 2 डायमेंशन की पिक्चर को 3 डायमेंशन में दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। और अगर देखेंगे तो हम इसको देखिए अच्छा सा अगर हम रंग कर देंगे अगर हम तो आप बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये आपका 2 डायमेंशन पिक्चर भी है। देखिए जैसे मैंने इसको कर दिया, मैंने ऊपर इसका छत है या जो ऊपर का कवर है उसको मैंने पीला कर दिया, जो उसका साइड का डिब्बा था, साइड का जो साइड है इसको देखिए मैंने नीला कर दिया, राइट। और जो इसके जो सामने वाला पार्ट है उसको मैंने हरा कर दिया, राइट। और इसके ऊपर देखिए मैंने यहाँ पर अगर इसको मैं और एक इफेक्ट देना चाहता हूँ, जैसे देखिए मैंने कर दिया, पूरा हरा कर दिया। और अगर मैं इसमें और मैंने एक यहाँ पे ताला भी लगा दिया, राइट। देखिए ये अब तो आपको ये पूरा 3 डायमेंशन का लग रहा है, ओके। और अगर इसी में अगर मैं आपको देखिए 3 डायमेंशन इफेक्ट में और भी दे सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसमें इसको हरा रंग यहाँ से पूरा भर दिया, देखिए मैंने हरा रंग भर दिया। और यहाँ पर मैंने एक कुछ स्पेस छोड़ दी है। स्पेस क्यों छोड़ ली अभी आपको देखिए पता चल जाएगा। थोड़ी सी और स्पेस छोड़ दी है, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज आप 3 डायमेंशन की बात को आप समझ नहीं पाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पर एक ऐसा पिक्चर बना दिया और इसके अंदर मैंने एक चाय का कप रख दिया। तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि देखिए यह आपके सामने आगे वाले बॉक्स में एक ये खिड़की टाइप की बनी है और जिसमें कांच लगा हुआ है, उसके अंदर शीशा रखा हुआ है। तो देखिए इसी तरह के हमारे बस छोटे छोटे कार्य होते हैं जिनसे हम बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। तो इसके थ्रू आपने देखा कि मैंने आपके सामने 2 डायमेंशन में एक पिक्चर बनाई और उसको मैंने 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, जो एक्चुअली में है तो 2 डायमेंशन में ही, लेकिन मुझे 3 डायमेंशन में दिखाई पड़ती है। तो उसी तरीके से अब आप ये बताइए कि अगर आपका एक ये पाई डायग्राम है जो आपने इस तरीके से पहले एक्चुअली में आपने ऐसे बनाया था, इसको मैंने इस पाई डायग्राम को ज़मीन पर लिटा दिया और ज़मीन पर लिटाने के बाद में मैंने इसमें कुछ यहाँ पर ऐसा बना दिया। तो देखिए अब इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये कि इसकी एक यहाँ पे 3rd डायमेंशन ऐड हो गई है। तो यही तो हमारा 3 डायमेंशन पाई डायग्राम हो गया। तो इसी तरह से आर में हमारे पास 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम बनाने की भी सुविधा है। और यह जो हमारा 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम है, ये हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसको ये दिखाने की कोशिश करता है। और इसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपका पाई चार्ट होता था। अब देखिए जैसा कि आपने पाई चार्ट में क्या किया था, पाई चार्ट में आपने एक सर्कल बनाया था, हमने उस सर्कल को ज़मीन पर हटा दिया और जरा सा सर्कल को थोड़ा सा मोटा कर दिया। तो देखिए ये हमारा कुछ ऐसा बन गया, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैब। तो ये एक हमारी गोल आकार की स्लैब हो गई और जिसको मैंने, इसका सेंटर हमारा यहाँ पर है, देखिए ये जो मैंने गोला बनाया है और इस सेंटर के थ्रू मैंने उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इसी हिस्से को आप अगर 3rd डायमेंशन में बनाना चाहें तो ऐसे काट सकते हैं, राइट। जैसे कभी आपने किसी बर्थडे का केक होता है उससे काटा है। बर्थडे का केक में कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है बर्थडे का केक, ऐसा होता है, ऐसा होता है और इसमें यहाँ पे कैंडल लगी होती है। अब इसमें कैंडल नहीं है भाई, लेकिन आप उस केक को कैसे काटते हैं, ऐसे ही तो काटते हैं ना, यहाँ से सेंटर से करके आप उसके हिस्से ऐसे बना देते हैं। तो जैसे आप ये मान लीजिए कि जो आपका 3 डायमेंशनल पाई चार्ट है ये आपके बर्थडे की केक की तरह ही होता है, ओके। अब इसमें से हर एक जो हमारा इसका हिस्सा होता है, जो उसका सेगमेंट होता है, ये हमारी कैटेगरी को इंडिकेट करता है। अर्थात कि अगर हमारे किसी डेटा में 2 ही कैटेगरी हैं, जैसे कि मेल, फीमेल, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट इत्यादि, तो इसके हमारे 2 हिस्से होंगे। और अगर डेटा में हमारे पास 2 से ज़्यादा कैटेगरी हैं तो उसमें उतने ही हिस्से होंगे। जैसे मैंने कह दिया
गुड, बेटर, बेस्ट या स्वीट, सॉल्टी, न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारे 3 हिस्से होंगे। बस फ़र्क ये है कि अब ये जो हमारे हिस्से होंगे ये हमारे थर्ड डायमेंशन के होंगे, और ये जो हमारी थर्ड डायमेंशन है इसको भी हम कुछ एक अच्छा सा इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, और इसीलिए ये हमारी 3 डायमेंशन में हो गई। और जो हर एक जो हमारा हिस्सा है उसका जो साइज़ है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब ये है कि हर एक सेगमेंट को साइज़ को कैसे डिटरमाइन किया जाए, कैसे पता किया जाए। उसके लिए हमारा फार्मूला वही होता है जो मैंने पाई चार्ट में पढ़ा था, अर्थात जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो एक्चुअली में ये हमारी एसेंशियली यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू 360 डिग्री। अब डिग्री क्यों है? क्योंकि ये आपको देखिए सर्किल है, तो सर्किल के जो हमारे एंगल होते हैं इनको हम ऐसे ही डिग्री से तो नापते हैं। ओके, इसलिए जो हमारा इस 3 डायमेंशन पाई डायग्राम का जो सेगमेंट होता है उसको हम उसके एंगल द्वारा नाप लेते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि अगर मुझको आर सॉफ्टवेयर में इस पाई डायग्राम को बनाना है, जो हमारा 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम है, उसके लिए कौन सा पैकेज होगा और उसका कमांड क्या होगा। एक्चुअली में ये जो 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम है इसको जो आर का बेस पैकेज है वहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। इसके लिए आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर या जो पैकेज आपका है आर का उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। तो उस पैकेज का नाम है प्लॉट रिस्क, PLOTRIX, और सब कुछ लोअर अल्फ़ाबेट्स में, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। सबसे पहले आप इस पैकेज को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आर कंसोल में आकर के install.packages और डबल कोट्स में आपको पैरेंथेसिस में पैकेज का नाम PLOTRIX लिखना पड़ेगा, और जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा देन इसके बाद में आपको उसको आर कंसोल में लोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप कमांड यूज़ करेंगे लाइब्रेरी और पैरेंथेसिस में लिख देंगे प्लॉटरिक्स, राइट, PLOTRIX। ओके, और जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप इनमें से कमांड यूज़ करेंगे py3d। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी स्पेलिंग कैसी है। PIE तो अंग्रेजी के छोटे वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये जो लिखा हुआ 3 ये हमारा नंबर है 3, और उसके बाद में लिखा हुआ है D, और उसके बाद पैरेंथेसिस में जो भी आपका डेटा देना है आप उसको कह दीजिए। उसके बाद में जो भी आपको लेबल्स देने हैं, जैसे आपने कहा था कि अगर आपको पाई चार्ट में अगर लेबल्स देने होते हैं जो उसकी कैटेगरी की जगह आप उसमें इसका नाम दे सकते हैं, और इसमें आपको C कमांड को यूज़ करते हुए डबल ब्रैकेट्स में उनके नाम देने होते हैं, राइट। तो अब हम जरा सा पहले इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं और फिर हम आपको आर कंसोल में करके दिखाएंगे। ओके, पहले इसको हम समझ लें कि हमारा कैसा आएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि जो लोग शायद पहली बार कोई ऐसा पैकेज इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जब आप अपने आर कंसोल में आओगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे install.packages और ब्रैकेट में आप डबल कोट्स में लिख दोगे प्लॉटरिक्स, तो देखिए इसी तरह का कुछ वहाँ पे मैसेज आने लगेंगे, और अंत में ये मैसेज आ जाएगा पैकेज प्लॉटरिक्स सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम्स चेक्ड, राइट। इसका मतलब है कि पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया है, और उसके बाद में आपको क्या टाइप करना है, लाइब्रेरी प्लॉटरिक्स। इसके बाद में अब आप py3d के कमांड को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरण के थ्रू हम आपको इसका जो py3d का कर्व बनेगा उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले की क्यों, इसलिए पहले आप बस समझ तो जाइए कि ये कर्व आपको कैसा दिखाई देगा, अदरवाइज़ जब आपके सामने अगर ये आर में आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं मुझसे कि मैंने पहले वाले केस में मैंने आपको पहले आर कंसोल में करके दिखाया था और फिर मैंने आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाया। एक्चुअली में जो आपको याद होगा कि मैंने जब भी बार डायग्राम में और पाई डायग्राम में मैंने आपको पहले कंसोल में करके दिखाया था, उसके पीछे कारण ये था कि वहाँ पर जो आपको डेटा है वो टेबुलर डेटा देना पड़ता है, अर्थात आपको इनपुट फ्रीक्वेंसीज देनी पड़ती हैं। लेकिन मुझको लगा कि शायद बहुत लोग ये वाली मिस्टेक करते हैं, वो वहाँ पे डायरेक्ट डेटा दे देंगे, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया था। ओके, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। चलिए, अब हम यहाँ पे अपना जो एग्जाम्पल मैंने पहले लिया था हम उसी को यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और इसी पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में पाई डायग्राम भी बनाया था और इस लेक्चर हम आपको 3 डायमेंशन पाई डायग्राम भी बना करके दिखाएंगे। तो इस डेटा में कि हमारे पास 10 लोग हैं और उनको मैंने उनकी क्वालिफिकेशन की बेसिस पर ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट की 2 कैटेगरीज में बांटा है,
और कैटेगरीज में बांटने के बाद में मैंने ग्रेजुएट को 1 और नॉन ग्रेजुएट को मैंने दो नंबर से उसको इंडिकेट कर दिया है। तो ये जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 1 2 1 1 करके, ये हमारे इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हमारा नंबर है 1 इसका मतलब है कि वो इंसान ग्रेजुएट है, और अगर दिखा रहे हैं 2 तो इसका मतलब है कि वह इंसान नॉन ग्रेजुएट है। ओके, तो इस डेटा को मैंने कॉली नाम के वेक्टर में यहाँ पे स्टोर कर लिया है। ओके, आप ये देख सकते हैं और ये आपका स्क्रीनशॉट है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप इसको आर कंसोल में करोगे तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। राइट, अब हम यहाँ पे देखिए अपना ये पाई डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, और जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे पाई 3D, अब आपको पता है कि ये आपको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज को या रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के ये प्रोपोर्शनल है। तो अब आपको पता है कि जो उसका डेटा आपको देना है इनपुट यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में देना है। अर्थात ये जो जब आप करोगे टेबल कॉली तो आपको याद होगा ये आपको 1 2 कैटेगरीज में दे देगा, और यहाँ पे कितने आपके 1 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 है। 1 2 कितने हैं, 1 2 3, आपके पास है 3। तो देखिए ये आपका 70% और ये आपका 30% हो गया। राइट, तो देखिए यही तो आपको ये दिखा रहा है। लेकिन आप ध्यान होगा कि जब आपने पाई डायग्राम किया था तो उसने वहाँ पर अपने आप से कलर को कुछ और चूज़ किए थे, यहाँ पे ये कलर कुछ और चूज़ कर रहा है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कलर्स तो आप अपनी इच्छा से भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ तो इसने देखिए ये एक सर्कल बना दिया है, और सर्कल के बाद इसने देखिए ऐसा एक ये सर्कल को उसने एक सर्कुलर स्लैब का लुक देने की कोशिश करी है। तो देखिए एक तो आपका वेरिएबल हो गया ये जो आपका एंगल है, और उसके साथ में आप देखिए इसकी की हाइट है, स्लैब की हाइट। तो जो स्लैब की हाइट है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और हम आपको आगे भी करके दिखाएंगे। लेकिन जो हमारा 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, अब हम इसी में जिस तरह से पाई डायग्राम में मैंने भिन्न भिन्न तरह के पैरामीटर्स को यूज़ किया था उसको भी हम यहाँ पे 3 डायमेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका यहाँ पर क्या लिखे आ रहा है, यहाँ पे देखिए खाली कलर्स बन करके आ रहे हैं, जबकि आपको याद होगा कि पाई डायग्राम में यहाँ पे 1 और 2 भी लिख करके आता था। राइट, तो अब इसमें से खाली कलर से तो आप नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप किसी को खाली कलर देंगे तो उसको क्या समझ में आएगा कि ये ग्रेजुएट है कि नॉन ग्रेजुएट है। इसके लिए आपको यहाँ पे इसको लेबल्स लिख देना चाहिए। तो अब जैसे कि मैंने कैटेगरी नंबर 1 से मैंने डिनोट किया है ग्रेजुएट को, तो मैंने इसमें कर दिया कि जो भी हमारा जिस ऑर्डर में हमारी कैटेगरीज आई हैं उस ऑर्डर में हम उसको ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट लिख करके दे देंगे। और अब ये बताइए इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। राइट, आपको याद होगा इसके लिए मैंने एक कमांड किया था लेबल्स, LABELS, और उसको हम सी कमांड का इस्तेमाल करते हुए पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर हम अपना ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट को लिख देंगे। हम इसको डबल कोट्स में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ये हमारे स्ट्रिंग हैं, ये हमारे कैरेक्टर हैं। तो इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डबल कोट्स में लिखते हैं। ओके, तो देखिए जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे लिखा था ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, देखिए यही चीज़ यहाँ पर इस ऑर्डर में आ गई। अगर आप इसका यहाँ पे ऊपर ऑर्डर बदल देंगे तो यहाँ भी इसका ऑर्डर बदल जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि आपने यहाँ पे इसका देखिए टाइटल दिया है पर्सन्स विद क्वालिफिकेशन। ठीक है, इस टाइटल का आप अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये टाइटल कहाँ से आएगा। तो देखिए आपको याद होगा पहले मैंने कमांड यूज़ किया था मेन, और मेन को मैंने डबल कोट्स में मैंने इसमें से जो भी मुझे टाइटल देना है मैंने इसको दे दिया था। वही काम आपको देखिए यहाँ भी करना है, पर्सन्स विद क्वालिफिकेशन हमने टाइप कर दिया, और देखिए यही चीज़ यहाँ पर आकर के टाइप हो गई। ओके, अब उसके बाद में आपने एक और पहले पैरामीटर किया था COL कलर के लिए, तो उसको भी आपने देखिए सी कमांड में डबल कोट्स में करके रेड और ब्लू लिख करके दे दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने पाई चार्ट से 3 डायमेंशनल पाई चार्ट बनाने की कोशिश करी, आपको यहाँ पे कौन सा ऐसा कमांड है जो आपको नहीं पता था? खाली इतना ही तो नहीं पता था कि 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम बनाने के लिए हमारा कमांड पाई 3D होता है और वो प्लॉटरिस्क पैकेज में होता है। बाकी जो कमांड्स होते हैं जो आपको शुरू में बहुत कठिन लगते थे कि हम लेबल कैसे डालेंगे, हेडिंग कैसे डालेंगे और इस तरह के हम कैसे करेंगे, ये देखिए तो बहुत आसान हो गया। लेबल्स अगर आपको याद है तो आपको पता है कि उसमें लेबल्स आपका चाहे आपका जो भी मैंने अब तक की कर्व किए हैं, ग्राफ्स किए हुए हैं, चाहे वो
सब डिवाइडेड बार डायग्राम था, चाहे वो बार प्लॉट था, चाहे वो पाई चार्ट था, सभी में यूज़ कर रहा है। ऐसी आपका है ये जो कमांड है मेन, ये भी देखिए हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी आपका जो कमांड है COL, ये भी आपका हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आपको कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। आप इन कमांड्स को आप अगर एक बार अगर इस्तेमाल कर लोगे तो ये सब कुछ आपके दिमाग में याद हो जाएंगे, जो आपको पहली बार में लगता है कि बहुत ही कठिन काम है, राइट। तो और इसी में अगर आपको मैं एक ऑप्शन और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आपने जो देखा हुआ है, इसमें देखिए ये जो दोनों आपस के हिस्से हैं ये आपस में चिपके हुए हैं। अगर आपको उसको देख करके नहीं समझ में आ रहा है और आप एक ऐसा ग्राफिक बनाना चाहते हैं कि दोनों ये हिस्से आपके अलग अलग हो जाए, तो हमारे पास इसमें 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम में एक और पैरामीटर है एक्सप्लोड, EXPLODE। और ये देखिए इसकी हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और यह न्यूमेरिकल वैल्यू जब 0 होगी तब तो ये दोनों हिस्से आपस में टपक जाएंगे, और जैसे जैसे आप एक्सप्लोड पैरामीटर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे ये हिस्से आपस में दूर होते जाएंगे। कैसे, मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लिखा हुआ है 0.2। तो देखिए 0.2 में आपको यहाँ पे इतनी दूरी मिल रही है, और अगर आपको दूरी को कम करना है, बढ़ाना है, आप तो एक्सप्लोड की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल आपके सामने सबसे पहले ये आता है कि ये जो 0.2 को अगर हम 0.5 करेंगे तो इसमें से इसकी दूरी कितनी होगी। आपने एक बार खाली अपना ये कमांड लिखा और कमांड्स को एग्जीक्यूट किया, जो भी आपको वहाँ पे सेपरेशन दिखाई पड़ रहा है, आप फिर से उसी कमांड को आप एरो की से वापस आ सकते हैं और एक्सप्लोड की वैल्यू को फिर से चेंज कर लीजिए, 0.5 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि 0.2 से 0.5 करने पे इसमें कितना अंतर आ रहा है, या 0.5 से 1.5 करने में इसमें कितना अंतर आ रहा है, और फिर आप उसको अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा ये तो देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसी में आपको देखिए हम आपको इसको पहले ज़रा R कंसोल में करके हम आपको दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस डेटा को अपने R कंसोल में कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हम R कंसोल में आ गए, मैंने यहाँ पे इस डेटा को कॉपी कर लिया। अब देखिए ये आपका डेटा आ गया। अब मैंने अपने इस कंप्यूटर में पहले से मैंने इस पैकेज को प्लॉट रिस्क को मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको देखिए मैंने खाली बस यहाँ पर लोड कर लिया। हमारा कमांड कहता है पाई3D, और D आपका कैसे रहेगा, कैपिटल D, राइट। तो हम यहाँ पे देखिए कैपिटल D टाइप करते हैं, और पैरेंथेसिस में हम अपना टेबल, प्लॉट टेबल, और वेरिएबल का नाम क्या है, कॉली, हम इसको एंटर करते हैं। और देखिए जैसे ही एंटर करेंगे देखिए आपको ये ग्राफ यहाँ पे मिल गया। ओके, अब इसी में अगर आप अपने डिफरेंट चीज़ों को आप अगर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं लेबल देना चाहता हूँ, तो देखिए आपका यहाँ पे आ गया ग्रेजुएट आ गया, नॉन ग्रेजुएट आ गया, और ऊपर आपका हेडिंग लिख करके आ गया। और इसी में अगर मैं एक कमांड और यहाँ पे देखिए देता हूँ एक्सप्लोड। एक्सप्लोड में क्या है, अब देखिए एक्सप्लोड के बारे में मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू होती, तो चलिए मैंने शुरू में ले लिया, मैंने 0.1 ले लिया, तो देखिए थोड़ा सा अलग हो गया, राइट। अब इसको मैंने 0.3 कर दिया, तो देखिए और अलग हो गया। अब इसी को मैंने अगर 5.5 कर दिया, तो देखिए इतना ज़्यादा हो गया। अब देखिए तो इसी तरह के आप जब एक्सपेरिमेंट करते जाओगे तो आपको यहाँ से पता चलता जाएगा कि आपको एक्सप्लोड की कितनी वैल्यू लेनी है जो आपके डेटा में दिखाने के लिए अप्रोप्रिएट होगी। और ऐसे ही हम सारे ग्राफिक्स में काम करते हैं, राइट। जो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आप उनको चूज़ करने की कोशिश करिए। अगर हमको अगर हमको कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर हमको माली मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ, ब्लू की जगह मैंने कर दिया ग्रीन, तो देखिए ग्रीन हो गया, राइट। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होता है जब तक कि आपको एक अच्छा सा ग्राफिक ना मिल जाए, राइट। कलर की चॉइस, लेबल की चॉइस, इत्यादि इत्यादि, ये सब आपके हाथ में होता है। इस तरह से आप अगर हेल्प में आप इसका अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप इसमें से आगे बढ़ जाएंगे, राइट। ओके, चलिए अब हम अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं। अब हम आपको देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं और आपको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। ये देखिए वही वाला उदाहरण है जहाँ पर मैंने पहले लिया था कि आपके दुकान में 3 तरह के सेल्स पर्सन हैं और आपके पास जो आपके 100 कस्टमर्स आते हैं वो उनको एंटरटेन करते हैं, और
जिस ऑर्डर में उन्होंने 100 कस्टमर को एंटरटेन किया उनकी इन्फॉर्मेशन में मैंने यहाँ पे 1 2 3 करके लिख ली है। अब हम देखिए इन्हीं का जरा सा हम वही प्रोसेस फिर से करते हैं जो हमने अभी करी है। तो आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी बन जाएंगी, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपने पहले किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले टेबल सेल्स पर्सन दिखा दिया, यहाँ पे आपने आपकी ये एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज आ गई और यहाँ पे आपने इसी डेटा को दे दिया। तो आपको देखिए यहाँ पे इस तरह का कर्व मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पे एक कैटेगरी ये है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, एक और कैटेगरी और कैटेगरी 3 कि बहुत आसान काम है ये। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपका क्यों टाइम बेकार कर रहा हूँ। और उसी में आप अगर उसको अगर तरह तरह के नाम देना चाहते हैं, टेबल देना चाहते हैं, कैटेगरी का कलर चेंज करना चाहते हैं, आप जो मन चाहे करते रहिए। अब आपने देखा ना कि आधे घंटे 1 घंटे के लेक्चर के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है कि यस आई कैन डू इट। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर ये इच्छा शक्ति होती, कभी कभी जरा सा बस वो घबरा जाता है, अदरवाइज आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि आप आर में अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। ये मेरा आपको प्रॉमिस है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो। राइट, अब इसी में देखिए मैंने इसको एक्सप्लोर करके भी आपको दिखा दिया। यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लोर इक्वल 0.3 कर लिया। देखिए आपके सारे हिस्से अलग अलग हो गए। अब इन हिस्सों के अलग होने से पता है क्या होता है, आपको ये प्रोपोर्शन बिल्कुल साफ साफ तरीके से दिखाई पड़ने लगते हैं। अब ये आपकी इच्छा है कि आप अपने प्रोपोर्शन को अलग अलग देखना चाहते हो कि आप उनको एक साथ देखना चाहते हो। ओके, अब चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप इस डेटा आपके पास पहले से है, आप इसको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए और हम आपको एक नए टॉपिक की ओर लेके आते हैं। ओके, अब हम आपको हिस्टोग्राम के बारे में बात करते हैं। हिस्टोग्राम भी क्या होता है, हिस्टोग्राम जैसे आपने बार प्लॉट किया उसी तरीके से ये भी आपके डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके उसका वो हर एक कैटेगरी के लिए एक बार बना देता है। लेकिन एक आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आपने कभी हिस्टोग्राम को देखा होगा तो ये कुछ आपस में इसकी सारी बार चिपकी हुई होती हैं, और जबकि आपका जो बार डायग्राम होता है उसमें से आपकी बार अलग अलग होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बार क्यों अलग अलग होती हैं, क्योंकि यह एक एक कैटेगरी को इंडिकेट करें। जैसे ये हमारा हो सकता है कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है, और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बीच में कुछ नहीं है, कोई कैटेगरी 1.5 या 2.5 के नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जबकि जब हमारा डेटा कंटिन्यूअस होता है तो आपको पता है कि अगर हम कहें कि किसी इंसान की हाइट 1 मीटर है और 2 मीटर है तो 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हमारे एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जब भी हमारा डेटा कंटिन्यूअस है, जब भी आपका वेरिएबल कंटिन्यूअस है, तभी आप हिस्टोग्राम तैयार करोगे। ये आपको बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी चाहिए। ओके, और हिस्टोग्राम आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बार डायग्राम्स की जो बार्स होती हैं उनको आपने आपस में धक्का दे करके चिपका दिया है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। जैसे आपको याद होगा कि बार डायग्राम के केस में मैंने कहा था कि जो बार की हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और जो बार की विड्थ होती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन हिस्टोग्राम में हमारा ये कॉन्सेप्ट अलग होता है। हिस्टोग्राम में आप अगर देखेंगे जो भी आपकी एक ये बार बनती है, देखिए ये बार का जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। अब वो फ्रीक्वेंसी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और वह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारी बार है, ये इसकी अगर हाइट है और ये इसकी अगर विड्थ है, राइट, तो ये जो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, हाइट इनटू विड्थ। तो यह जो हमारे हिस्टोग्राम की बार होती हैं, हर एक बार का जो क्षेत्रफल है ये हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिस में जब आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो एक इंसान को अपनी आँख से देखने में क्या ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि अगर ये आपकी बार्स एक अलग अलग साइज की हों, या ये अगर ये तीनों बार अगर हमारी बराबर साइज की हों। राइट, फिर से मैं आपको कहूँगा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे इस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अब आप ये बताइए, अगर हम आँख से देखने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत कठिन काम है इस बात को समझना
कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की एक और बार है जिसकी हाइट इतनी है, राइट, तो इस वाली बार का एरिया ज़्यादा है कि इस वाली बार का एरिया ज़्यादा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो इसीलिए जब हम प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं तो यूजुअली हम एक काम करते हैं कि जो हमारी बार्स होती हैं इनकी हम विड्थ बराबर रखते हैं। लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं, आप उसको अगर अलग अलग करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बार को की जो विड्थ है उसको अगर हम बराबर रखेंगे तो हमारे लिए उसमें से उस पिक्चर में से इन्फरेंस निकालना आसान हो जाएगा, राइट। इसीलिए आप जो प्रैक्टिस में देखते हैं, आप न्यूज़ मैगज़ीन पेपर्स में आप डिफरेंट तरह के हिस्टोग्राम देखते हैं तो यूजुअली उनकी विड्थ बराबर होती है। और जो आर सॉफ्टवेयर भी है जो भी आपको हिस्टोग्राम बना करके देगा उसमें भी उसकी विड्थ हो बाय डिफ़ॉल्ट बराबर लेता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको उसके पैरामीटर्स में को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात ये आती है कि इसमें हम कंटिन्यूस डेटा के केस में हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, यह समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हमारे क्लास होते हैं, क्लास की हमारी विड्थ होती है, इसकी हमारी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, राइट, ये आपके पास होती है। और उस क्लास की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन क्लास इंटरवल्स को अपनी एक्स एक्सिस पर हम लिख लेंगे, A0, A1, A2, ऐसी AK-1, AK। अब हम यहाँ पे वाई एक्सिस पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ओके। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे चलिए हम एक कन्वीनियंस के लिए आपको आसानी से समझ में आ जाए, मैंने ये सारे विड्थ अंदाजन अपने हिसाब से बराबर विड्थ के बना लिए हैं। ये अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन हम इसको बराबर बना लेते हैं। जब अब आप देखिए, अगर आपके पास दो बार्स हैं, एक आपकी है बार 1 और एक आपकी है बार 2, राइट। बार 1 में क्या होगा, इसकी लेंथ 1 इंटू विड्थ 1, लेंथ मतलब हाइट, राइट। चलिए इसको हम हाइट लिख देते हैं सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हाइट 1 और बार 2 की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये कैसे प्रोपोर्शनल होगी, हाइट 2 इंटू विड्थ 2। अब अगर आप कह दीजिए कि अगर आपकी दोनों की विड्थ 1 विड्थ 2 बराबर अगर है तो इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो तो खाली हाइट के बराबर होगी, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक बार बनाते हैं और इसमें से हमारी हर बार की हमारी विड्थ बराबर होगी तो ये जो हमारी हाइट होगी ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो F1 है इसको इंडिकेट करेगी। अब हम देखेंगे कि जो हमारी अगली फ्रीक्वेंसी है F2 ये कहाँ पर है, सपोज ये यहाँ पर है, तो हम और इसका हमारा क्लास इंटरवल क्या है, A1 से A2, तो हम A1 से शुरू करेंगे, ऊपर आएंगे और इसको हम F2 हाइट तक आ करके हम इसको A2 में ज्वाइन कर देंगे, राइट। उसी तरह से हमारे पास A2 से A3 तक का जो क्लास इंटरवल है उसको हम ऐसे बना देंगे। उसी तरीके से हमारे पास जो भी हमारे इंटरवल्स हैं आपस में ऐसे बनते जाएंगे, ओके। और ये जो हमारी हाइट्स होती हैं ये हमारी F3, F4 एक्सेट्रा ये हो सकती हैं। लेकिन ये जो हाइट हमारी है ना, मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ली है, फ्रीक्वेंसी की जगह आप यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था बार डायग्राम के केस में अगर आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वाई एक्सिस पर 1 होती है, क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इस तरीके से हम अपना हिस्टोग्राम बनाते हैं, ओके। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे विड्थ बराबर है तो हम यहाँ से अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, हम उसकी बस हाइट को, ये जो हमारी हाइट है ये हमारी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करने की कोशिश करती है, ये आपको याद रखना है। इससे हमको क्या एडवांटेज है कि खाली मुझे बार की हाइट देखना पड़ेगा, जैसा मैंने बार डायग्राम में किया था। तो आपको यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी टेबल से भिन्न भिन्न तरीके के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको आर कंसोल में हिस्टोग्राम बनाना है तो इसका कमांड क्या होगा। तो आर कंसोल में हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारा कमांड होता है HIST हिस्ट, और पैरेंथेसिस में हम अपना जो भी डेटा वेक्टर है उसको हम दे देते हैं। अब देखिए, मुझे ये बताइए कि बार डायग्राम के केस में तो आपने ये जो डेटा वेक्टर है ये आपने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया था। क्या हिस्टोग्राम में आपको इस डेटा को एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में देने की आवश्यकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डेटा थोड़ी टेबुलेट करना है, ये तो डेटा को खुद ही टेबुलेट करेगा और खुद ही से उसकी ये बार बना देगा, राइट। ये फ़र्क है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद में
जब आप यहाँ पे कमांड लिखोगे ना हिस्ट और ब्रैकेट में डेटा वेक्टर, तो ये आपको जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज की बेसिस पर हिस्टोग्राम बना करके देखा। और इसी में हमारा एक पैरामीटर होता है FREQ अर्थात फ्रीक्वेंसी। अगर इसको आप अगर कर दोगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फॉल्स, फिर ये आपको जो हिस्टोग्राम बना के देगा वो आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होगा। राइट, तो चलिए हम ये दोनों काम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। राइट, उसके अलावा इसके अलावा हिस्टोग्राम में हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, बहुत से पैरामीटर होते हैं। और अब आप मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि हिस्टोग्राम में देखिए जो हमारे पैरामीटर्स हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके के हैं जैसे आपने पहले इस्तेमाल करें, और उनका इंटरप्रिटेशन भी वैसा ही है। जैसे देखिए एक्स तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे उसका जो भी डेटा वेक्टर वही होगा। मेन क्या होगा ये मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता है। अब मेन से क्या आप करोगे, टाइटल जो आपके चार्ट का टाइटल है आप उसको यहाँ पर मेन इक्वल टू और डबल कोर्स में लिख करके आप अपना जो भी टाइटल है आप यहाँ पे टाइप कर दोगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद में ऐसी क्या है, COL माने क्या होगा, जो भी आपके हिस्टोग्राम की बार का कलर्स होगा आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मैंने आपको जो COL के बहुत सारे देखिए एप्लीकेशन बताए हैं पीछे, आप इसको यहाँ पे डबल कोट्स में कर करके आप जो भी कलर का नाम है RED रेड, BLUE ब्लू इत्यादि इत्यादि आप लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए क्या है, XLab आपने पहले कभी इस्तेमाल किया है, आपको याद है? हाँ, आपने याद किया है, आपने इसका इस्तेमाल भी किया है। कहाँ पे, जब हम X एक्सिस पर कुछ भी अपना अगर हम लिखना चाहते थे तो। राइट, और उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे XLim और YLim भी होती हैं। ये हमारी इस जो भी X एक्सिस की लिमिट और Y एक्सिस की लिमिट को बताते हैं। तो अगर आप अपनी जो भी आपके टिक मार्क्स होते हैं आप अगर उनको वहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हो, X और Y एक्सिस की जो रेंज सॉफ्टवेयर अपने आप से जो कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो आप ये XLim और YLim को भी इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, अगर आपको और भी सहायता चाहिए तो आप इसमें से हेल्प हिस्टोग्राम कर सकते हो। देखिए जैसे मैं आपको देखिए करके दिखाता हूँ अभी। देखिए आप यहाँ से करिए। राइट, देखिए आप यहाँ पे जैसे एंटर करोगे कि देखिए आप इसमें देखिए इसके राइट, तो देखिए ये आपका खुल के आ गया। देखिए यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम के बारे में देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। राइट, आप यहाँ से खुद ब खुद सब कुछ ये पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए हम अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं और हम आपको एक उदाहरण करके यहाँ पे दिखाते हैं। इस उदाहरण में मैंने एक देखिए एक कंटिन्यूस डेटा लेने की कोशिश करी है, और इसमें से क्या है, हमने 50 लोगों की हाइट को सेंटीमीटर्स में नापा है और उनका ये हमारा डेटा है। ठीक है, मैंने ये डेटा यहाँ पे इंटीजर में ही लिया हुआ है सो दैट कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और हमारे पास इस स्लाइड में जितनी जगह है उसमें से हमारे ज़्यादा नंबर्स आ जाएं, ये सच है। लेकिन ये डेटा आपका फ्रैक्शन में और डेसिमल्स में भी हो सकता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। राइट, इसीलिए मैंने आपको क्लेरिफाई कर लिया कि आपको ये न लगे कि ये डेटा हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है। राइट, हाइट हमारा कंटिन्यूस होता है और इसीलिए ये जो डेटा भी है ये न्यूमेरिकल वैल्यू कंटिन्यूस वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। तो इस डेटा को मैंने एक अपने हाइट वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, अब देखिए हमने इसको जब हम हिस्टोग्राम हाइट करेंगे यहाँ पे तो देखिए ऐसा कर्व बन के आ जाएगा। पहले देखिए हम आपको इसको करके दिखा देते हैं। राइट, तो हम इस डेटा को यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया HIGST हाइट, और हिस्टोग्राम का जो पैकेज है ये आपके बेस पैकेज में ही होता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो देखिए इसको मैंने हिस्टो हाइट किया, देखिए आपको बन के आ गया। और आप अगर ध्यान देंगे देखिए इसका जो यहाँ पे X एक्सिस पे टाइटल आ रहा है हाइट, ये देखिए वही हाइट है जो इसका वेरिएबल का नाम है। ओके, तो देखिए यही वाला तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखाया हुआ है। अब आप ज़रा सा इस स्क्रीनशॉट को देख करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। राइट, देखिए सबसे पहले बात तो मैंने आपको बता दी हाइट। ये हाइट आपका कहाँ से आएगा, ये आपका ये जो वेरिएबल है इसका नाम ले लेगा। और उसके बाद में देखिए उसने यहाँ पे इसने खुद ब खुद उसने 120 से लेकर के 170 के बीच में जो वैल्यूज़ थी उसको उसने देखिए खुद ब खुद बराबर विड्थ में डिवाइड कर दिया। आप देखेंगे हर एक जो बार की विड्थ हमारी देखिए बराबर है।
बराबर से क्या हुआ कि ये जो इनकी हाइट आ रही है ये इसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, F1, ये इसकी है F2, ये इसकी है F3 इत्यादि। तो आपने देखा ना कि ये देखिए इसने अपने आप से पूरा सारा काम कर लिया और इसने रेंज को 120 से 170 के बीच में खुद ही उसने उसको 120, 130, 140, 150 टिक मार्क्स दे दिए और बार को उसने 120 से 125, 125 से 130, 135 से 130 से 135, 140 से 145 इत्यादि 5-5 के इंटरवल पे उसने आपको बार बना के दे दी, राइट। ओके, अब आपको उसमें से भिन्न भिन्न तरीके के रंग चाहिए होंगे, आप अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आप कुछ लिखना चाहते होंगे और उसी तरीके से आप अपना कुछ चार्ट का टाइटल भी देना चाहते होंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास वही ऑप्शन है जो हमने पहले यूज़ किए हुए हैं। जैसे कि मुझे अगर इस चार्ट का एक टाइटल देना है, सपोज हम टाइटल देना चाहते हैं हाइट्स ऑफ पर्सन्स, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में टाइप कर दिया और चार्ट देने के हमारे पास पैरामीटर क्या था, मेन, MAIN, ये मैंने यहाँ पे देखिए मेन दे दिया, राइट। तो इस तरीके से देखिए आपका ये टाइटल आ गया यहाँ पे। अब आपको इसका मान लीजिए आपको रंग इसको हरा करना था तो आपने COL का इस्तेमाल कर लिया और डबल कोट्स में आपने लिख दिया ग्रीन। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस में अगर आपको मान लीजिए हाइट्स देना था या आप अगर, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने दिया नहीं। आप अगर देखोगे पहले वाले वेरिएबल में आपका क्या था, HEIGST और उसमें से H आपका स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ था, राइट। तो ये उसने वेरिएबल का नाम लिया था, अब इसको मैंने ठीक कर दिया है, मैंने से कर दिया हाइट्स, इसका जो H मैंने कैपिटल कर दिया है और मैंने अंत में इसमें HEIGST के आगे मैंने S भी जोड़ दिया है। और उसी तरीके से आपको अगर y एक्सिस पे देखिए अगर आपको टाइप करना है नंबर ऑफ पर्सन्स तो आपने कमांड यूज़ कर लिया ylab और आपने यहाँ पे डबल कोट्स में टाइप कर दिया नंबर ऑफ पर्सन्स। तो देखिए आपका बन के आ गया। अब हम एक काम करते हैं, ज़रा सा इसको हम पहले अपने R कंसोल में इसको तैयार करके देखते हैं कि ये कैसा बन के आएगा, राइट। तो इसको हम यहाँ पे कमांड को कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए आपका ये तो आपने जो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट तरीके से बनाया था ये आपका वो वाला है। अब इसी में देखिए मैंने इसी के अंदर कुछ ऑप्शंस जोड़ दिए, तो देखिए आपका यही कर्व कैसा हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। अब इसी में मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे हाइट्स का टाइटल आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अगर आप कर दो हाइट्स ऑफ पर्सन्स, राइट। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये देखिए आपने जैसे ही एंटर किया देखिए आपका ये टाइटल यहाँ पर आ गया, राइट। तो अब आपका हाइट्स ऑफ पर्सन और टाइटल आपका एक सा हो गया। तो आप अगर टाइटल को भी चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, जहाँ पे आपने डिफाइन किया है मेन, आप वहाँ पर आ जाओ और आप यहाँ पे आप टाइप कर दो हिस्टोग्राम ऑफ हाइट्स ऑफ पर्सन। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, जहाँ पे मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ये देखिए इसका देखिए टाइटल बदल गया। अब आपने देखा कि जो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप पहले आप करना चाहते थे, आपको लगता था कि ये बहुत कठिन काम है कि टाइटल कैसे बदलेंगे, एक्स एक्सिस पर कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस पर कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही आसान है। अगर आपको इसका अगर कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया पिंक, ग्रीन की जगह देखिए तो ये पिंक कलर का आ गया। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे अलग अलग बार को भी कलर देना चाहते हैं, इसको भी आप देखिए कैसे करना है। तो अब आपको इतने सारे ग्राफिक को करने के बाद में क्या लगता है, क्या ये ग्राफिक आर सॉफ्टवेयर में तैयार करना बहुत कठिन काम है? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, और जैसा आपको अब नहीं लग रहा है तो इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं। और जाते जाते मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आपने, मुझे पूरा पता है कि आपने इस तरह के ग्राफिक्स पहले पढ़ के रखे होंगे। आपने इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, बार डायग्राम कैसे बनाते हैं, पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सब आपने बुक्स में पढ़ के रखा होगा। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा कि अब हम चूँकि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो आपको इन चार्ट से हमको इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी ये भी मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि जब आपके एलिमेंट्री क्लास में आपने
बार डायग्राम बनाया हो या पाई चार्ट बनाया हो, तो आपका सवाल शायद इतना ही रहता हो कि इस डेटा के लिए पाई चार्ट बनाइए। शायद आपने उसके आगे उसमें से कुछ नहीं सोचा होगा। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है, पाई चार्ट तो हमारा वही पहले वाला ही है, लेकिन अब उसमें से हम इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब आपके पास कोई डेटा आता है तो उस डेटा में आपको कभी आर सॉफ्टवेयर या कोई बाहर से आपको बताने नहीं आता है कि आपको यहाँ पे किस तरीके का आपको चार्ट बनाना है। चलिए देखिए, मैंने अभी आपको हिस्टोग्राम बना करके दिखाया है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको कहा कि ये मेरा डेटा कंटिन्यूअस है, तो मैंने उसमें हिस्टोग्राम बनाया। चलिए मैं आपको 1 मिनट में यहाँ पे बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ। राइट, आप थोड़ा सा इसमें देखिए, इस सॉफ्टवेयर में आपका क्या था, आपका डेटा था हाइट। अब हम यहाँ पे करते हैं बार प्लॉट और यहाँ पे कर देते हैं हाइट। देखिए क्या होगा, ये देखिए। और अगर हम यहाँ पे टेबल भी करने की कोशिश करते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ तो आपको ग्राफ यहाँ पे मिल ही गया। लेकिन क्या ये ग्राफ का कोई मतलब है? राइट, तो यह बात बताने के लिए आपको कि आपका डेटा डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, कि उसमें आपको बार प्लॉट बनाना है कि हिस्टोग्राम बनाना है, ये आपको बताने कोई नहीं आएगा। इसका फैसला सिर्फ आपको ही करना है, और आपको ये फैसला कैसे करना है वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ उसके पीछे के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं मैं आपको उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप भविष्य में किसी भी डेटा में आप अपना चार्ट बनाने का फैसला करते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। कभी भी डिस्क्रीट डेटा में हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश मत करिएगा। कंटिन्यूअस डेटा में कभी आप बार प्लॉट बनाने की कोशिश मत करिएगा। राइट, अब हमारे पास तो जैसे हिस्टोग्राम के अंदर भी हम जैसे मैंने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में बनाया था कि एक ही बार को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसी तरीके से हमारे पास हिस्टोग्राम में भी ऑप्शन होता है मल्टीपल हिस्टोग्राम, अर्थात कि एक ही वेरिएबल में अगर हमको उसको अलग अलग अगर वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको भी हम आपस में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि आर में जो हमारे ग्राफिक का जो प्रोविज़न है बहुत अनंत है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो अच्छे ही हो रहे हैं। तो आपके पास अपने डेटा को समझने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और ये तो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि आप आर के साथ में कितनी तेज़ी से भाग सकेंगे। राइट, तो आप छोटे छोटे आप एग्जाम्पल लेकर के छोटे छोटे डेटा सेट लेकर के आप इस तरह के जो मैंने आज किए हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको अगले लेक्चर में मिलने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।